हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला जो चैप्टर का न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे अपने अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, उनके मतलब उसकी कुछ चैप्टर के बेसिक्स पढ़े कि हमने इंट्रोडक्शन वगैरह किया था हमने कल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी पैसे वगैरह की, तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन मांगा था, जिस लोन को देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक शर्त रखी थी कि आपको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको कोई लोन देंगे। तो फिर उन्हीं पॉलिसीज़ में चेंज लेके आए थी, एलपीजी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई थी। ठीक है, कौन लेके आए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे कि हमारे कुछ ब्रीफ रीजन्स हैं, कुछ 5 रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमें ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनी पड़ी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेने का मेन रीज़न क्या था? वर्ल्ड बैंक की शर्त कि हम आपको लोन जब देंगे जब आप कुछ अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लेके आओगे। ठीक है, अब ये रीज़न किस चीज़ के कि हमें वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई है ना। अगर वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेके तो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लेके आके। ठीक है, तो यही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो, रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, पहला है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमने देखा था कि 1950 से लेकर 1990 तक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर में कि सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट 90% चीज़ें हमारी पब्लिक सेक्टर के हाथ में कर दी गई थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर नहीं संभाल पाई। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ने प्रॉफिट के लिए तो कुछ किया ही नहीं, जो किया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों का वेलफेयर करने के लिए प्रॉफिट हमारा होता ही नहीं था। ठीक है, वेलफेयर में ही हमारा सब कुछ ख़राब हो गया। ठीक है, जिसके वजह से पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, तो हमने अब फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने सोचा कि अब हमें जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देनी पड़ेगी क्योंकि पब्लिक सेक्टर नहीं संभाल पा रही। देखो, इन 40 years 1950 to 1990 public sector was assigned an important role to work for economic development of India, but PSUs यानी कि public sector undertakings in India were facing the problems of low productivity and poor rates of return due to high overhead cost, यानी कि वो लोगों को कॉस्ट ज़्यादा देगी कि मतलब उनको काम करने के बदले ओवर स्टाफिंग, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ देगी कि जिससे कि ओवर स्टाफिंग हो रही कि आपने सुना होगा कि कहीं पे हद से ज़्यादा लोगों को वो काम भी बिगड़ जाता है, जितने लोग चाहिए उतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग अच्छे होके ना बहुत कम लोग अच्छे होके। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के यानी कि पब्लिक सेक्टर नहीं संभाल पा रही कि सही से, इसलिए हमने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अब लगाम देनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड देखो, डेफिसिटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो डेफिसिटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या मतलब होता है? मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर करा चुकी हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि वो भी जाके देख लो। ठीक है, और हाँ, अब अगर किसी बच्चे ने अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, जो हम लोग बाहर की कंट्री के साथ करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो करते हैं उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसमें डेफिसिट यानी उसमें कमी आ जाना, यानी कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हम इम्पोर्ट करेंगे कम करेंसी खर्च करेंगे। ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास करेंसी आएगी। ठीक है, यानी कि डेफिसिट हो, यानी कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारे पास से करेंसी ज़्यादा बाहर जा रही है। देखो, deficiting BOP arises when foreign payments for imports are in excess of foreign receipts from exports, यानी कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे आ कम रहे हैं और हमारे पास से ज़्यादा रहे हैं। In late 1980s, import increased to that extent that government was left with only foreign exchange that will fulfill the need of 2 weeks, यानी कि 1980s तक आगे आगे ये हालत हो गई थी कि हमारे इंडिया के लोगों के पास गवर्नमेंट के पास बस इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। हमने इतनी बाहर से इम्पोर्ट कर लिया था सामान कि हमारे पास बस इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था कि बस वो 2 हफ्ते के लिए चलता, बस 2 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, इसलिए हमें नई पॉलिसीज़ लानी ज़रूरी थी। आगे देखो, थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। देखो, गवर्नमेंट बोरोड फ्रॉम आरबीआई टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के पास रुपये को कहेंगे, गवर्नमेंट ने क्या किया? आरबीआई से कुछ रुपये उधार लिए
ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो जनरल प्राइस लेवल है उनमें भी इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, तो ये था हमारी इन्फ्लेशनरी, यानी कि पहला हमने पढ़ा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये 3 रीज़न हो गए। 2 और पढ़ेंगे हम। देखो पहला चौथा फॉलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि हम जब इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम हो गई। देखो ड्यू टू इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स more foreign exchange reserve was spent. It had led to the foreign exchange crisis in the country. यानी कि भाई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था हमारे पास, ये और ये वाला पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज वाला पॉइंट और ये BOP में डेफिसिट वाला पॉइंट मिलकर जुलता है। इसकी वजह से भी हमें लोन लेना पड़ा था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। 5th देखो लास्ट पॉइंट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। हमारी गवर्नमेंट के पास इतना डेट हो गया था, इतना उधार हो गया था कि कुछ ना कुछ करना पड़ता था। इंडिया की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, एकदम से ख़राब। देखो द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। रेवेन्यू मतलब जो कि टोटल इनकम होती है, इनकम बहुत कम की और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था। As a result, government had to borrow from banks, people within the country and from international financial institution, यानी कि बैंक से, लोगों से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं से इंडिया की गवर्नमेंट को उधार लेने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस के हमारे कि हमारे इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, ये मेन 5 रीजंस के। और ये एग्ज़ाम में ऐसे भी कभी पूछे जा सकते हैं कि 5 मार्क्स 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि रीजंस बताओ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। ठीक है, तो आप यही लिख दोगे। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ईजिली, जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए, और मैं इन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। समझ में आया क्या? 101% आप